नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उस जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। 2024 अभी दूर है, लेकिन विपक्षी दलों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ने लगी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, चाहे 100 अमित शाह या 100 प्रधानमंत्री मोदी आ जाएं, सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। खड़गे ने यह भी साफ कर दिया कि 2024 में गठबंधन सरकार की अगुवाई कांग्रेस ही करेगी। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इटली की एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया है, जिसमें राहुल ने कहा है कि मोदी को निश्चित तौर पर हराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए लेफ्ट या राइट विचारधारा के बजाय शांति और मिलन की विचारधारा की जरूरत है। राहुल ने मेघालय की रैली में भी मोदी के खिलाफ एक साथ आने की अपील की है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी एक रैली में कह चुके हैं कि 2024 में कांग्रेस दूरबीन से ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। सियासी घमासान के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कल राहुल गांधी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। जयशंकर ने कहा कि मैं चीन का नाम ले रहा हूं और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि मैं चीन से नहीं डरता। साथ ही जयशंकर ने यह भी कहा कि चीन ने भारत की धरती पर 1962 में कब्जा किया था और मोदी ने चीन से मुकाबला करने के लिए एलएसी पर सेना भेजी थी, राहुल गांधी ने नहीं। इस बीच जयशंकर ने एक बड़ा खुलासा यह भी किया कि कांग्रेस की तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने उनके पिता को नौकरी से हटा दिया था। जवाब में कांग्रेस ने एस जयशंकर को सबसे नाकाम विदेश मंत्री बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आप सिर्फ ठोको की विदेश नीति चला रहे हैं। 50 साल से बॉर्डर पर शांति व्यवस्था थी, लेकिन आपके आते ही अशांति हो गई। सुप्रिया ने यह भी कहा कि हमने पहले भी सरकार चलाई है और 2024 के लिए हम सबको साथ मिलकर चुनाव लड़ना होगा। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की पूरी रणनीति और राजनीति 2024 के चुनाव के इर्द गिर्द चल रही है? सवाल यह भी है कि राजनीति के लिए कांग्रेस विदेश नीति की भी बिसात बिछाने की तैयारी कर रही है। सवाल यह भी है कि गठबंधन की राजनीति से कांग्रेस को 2024 में वाकई फायदा होगा क्या? इस पर करेंगे सबसे बड़ी बहस और पूछेंगे बड़े सवाल। आज हमारे साथ सिर्फ 2 मेहमान होंगे। मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ सिर्फ 2 मेहमान होंगे। एक तरफ कांग्रेस होगी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ताधारी पार्टी। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता और तेज-तर्रार प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी होंगे, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ उनके वरिष्ठ प्रवक्ता और तेज-तर्रार नेता आलोक शर्मा जी होंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक का अपडेट। We have to fight them collectively. And the way to fight them is through non-violence. हमने मिलकर सरकार चलाई है और ऐसी सरकार चलाई है जिसने इस देश को सबसे ज्यादा ग्रोथ दी है, जिसने इस देश को सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी दी है। जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। Let 100 Modis and Shah come. This is India and Constitution is very strong. इससे नकारते नहीं है कि हम सब एक साथ खड़े हैं और एक साथ बीजेपी का सामना करेंगे। में उनका नंबर कितना आएगा ये तो हम लोग 24 में देखेंगे ही। हम भी रहेंगे, आप भी रहिएगा और घटने वाले हैं आप। And we are keeping troops there at a huge cost with great effort. We have increased our infrastructure spending on the border 5 times. अगर इतनी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इस देश में हुई जा रही है तो प्रभु एज फॉरेन मिनिस्टर आप क्या कर रहे हैं?
ठीक है, मैंने आपको बताया हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे और मुद्दे क्या क्या होंगे। मुद्दे सबसे बड़ा होगा गठबंधन। बीजेपी का अपना गठबंधन है, हालांकि उसके कई साथी छोड़ के गए हैं, लेकिन कांग्रेस नया गठबंधन बनाना चाहती है। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जैसे बीआरएस, आम आदमी पार्टी जैसे टीएमसी थोड़ा दूर रखती है कांग्रेस को अपने आप से। बाकी उनके कुछ सहयोगी भी हैं। क्या ये सब काफी होंगे? दूसरे, इस 2024 के चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? तीसरा बड़ा सवाल, क्या विदेश नीति को मुद्दा बनाया जा रहा है? चाइना पर जो पलटवार एस जयशंकर ने किया है और जिसका जवाब सुप्रिया श्रीनेत ने यह कहते हुए दिया है कि आप सबसे असफल विदेश मंत्री है, क्या ये चुनाव में सुनाई देगा? सवाल बेनिफिशियरी वोट बैंक का भी है जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए विकास योजनाओं के जरिए बनाया है। क्या कांग्रेस उसमें सेंध लगा पाएगी? क्या कांग्रेस शांति और हिंसा की जो बात कर रही है, वो कह रही है राइट? राहुल गांधी ने अपने इटालियन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि राइट और लेफ्ट, ये जो दोनों हैं हमारे, हम राइट और लेफ्ट नहीं, हम शांति और अहिंसा के साथ चुनाव जीतना चाहते हैं। यानी ये सेंट्रिस्ट विचारधारा अगर कांग्रेस पार्टी की होगी तो क्या होगी? इसके अलावा क्या जो बड़े बड़े वादे 2019 में बीजेपी ने किए थे वो पूरे किए हैं या नहीं, इसका विश्लेषण भी करेंगे। और साथ ही साथ ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ा नारा, नखरा और नाटक क्या क्या होगा, ये समझने की कोशिश कांग्रेस के नेताओं से भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं कि क्या क्या बयान अभी तक आए हैं। आइए सुनते हैं कांग्रेस और बीजेपी की वर्सेस, यानी एक के बाद एक बोलेगा और मैं आपको बताते जाऊंगा कौन कब बोल रहा है। सबसे पहले ये सुनते हैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, क्या कुछ हुआ। We have to fight them collectively, and the way to fight them is through non-violence. We have to fight them collectively, and the way to fight them is through non-violence. तो अमित शाह ने ये भी कहा इससे पहले कि कांग्रेस जिस तरह अपमान की राजनीति पर आ गई है, ऐसा लगता है कि दूरबीन के साथ भी कांग्रेस दिखाई नहीं देगी। नॉर्थ ईस्ट के प्रचार के दौरान ही अमित शाह ने ये बात कही थी। इसके बाद एक बड़ा इंटरव्यू आया विदेश मंत्री एस जयशंकर का, चीन जिसको लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता कहते हैं प्रधानमंत्री चीन का नाम क्यों नहीं लेते। ये भी सवाल उठाते हैं कि चीन ने हमारी 20,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर मीटर पर कब्जा कर लिया है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी एक दावा कर रहे हैं, अमित शाह एक दावा कर रहे हैं। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं कि राहुल गांधी के बयानों पर अमित शाह ने किस तरह पलटवार किया था और खासतौर पर यह बयान तब दिया गया जब प्रधानमंत्री के पिता का नाम के जरिए अपमान किया गया। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। You are elected by people and people will teach you lesson in 2024. The alliance government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties because otherwise the democracy and constitution will go. Therefore, with every ठीक है, सो हम आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तेज तर्रार प्रवक्ता आलोक शर्मा जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले इसलिए आज आलोक शर्मा जी से पहला सवाल पूछेंगे क्योंकि आज उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि 2024 का चुनाव हम जीतेंगे अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ। आलोक शर्मा जी, कौन होंगे आपके सहयोगी दल, कुछ नाम बता दीजिए। दीपक जी नमस्कार, और आज बहुत दिन के बाद आपके साथ शो कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आपके साथ शो करना हमेशा अच्छा लगा। देखिए, मुझे लगता है कि दीपक जी आज एनडीए वर्सेस यूपीए है। हमारा आज यूपीए जो है वो पूरी तरह से उसी तरह से लगभग बंधा हुआ है, जबकि एनडीए पूरी तरह से बिखर चुका है। आपका सवाल है कि कौन कौन गठबंधन के साथी होंगे, तो आज पूरी तरह से यूपीए एकजुट है। यूपीए साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा और बाकी यूपीए से बाहर जो घटक दल हैं, लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, उनमें से अगर कोई हमारे साथ आना चाहता है तो उसका भी स्वागत है। 2-3 पार्टियों के नाम आपने लिए, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और
केसीआर साहब का बीआरएस वगैरह, ये लोग हमेशा से बीजेपी के साथ रहे हैं। इनके ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। पार्टी केजरीवाल पूरी तरह से बी टीम है और जिस तरह से ममता जी ने तमाम मुद्दों पर बीजेपी का सहयोग दिया है, हो सकता है ईडी सीबीआई का कोई डर भी हो, हमें नहीं मालूम है, लेकिन मैक्सिमम बिलों को पास करने में, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, हर मौके पर टीएमसी ने परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी का साथ दिया है। इवन सरकार के गठबंधन में भी रही हैं वो, इसलिए उन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर लाइक माइंडेड पार्टीज कोई यूपीए में आना चाहता है, उसका स्वागत है। खड़गे साहब ने बहुत क्लियरली कहा है कि इस बार कांग्रेस नेतृत्व करेगी और 2024 में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। ठीक है, मेरा सीधा सवाल आपसे, बहुत अच्छा और टू द पॉइंट और छोटा जवाब दिया। मैं डॉक्टर साहब से भी उम्मीद करूंगा कि छोटे छोटे जवाब हो तो बहस में मजा आएगा। बहुत वक्त है हमारे पास। मेरा दूसरा सवाल, आपने टीएमसी, आप और बीआरएस के बारे में कहा कि ये हमेशा बीजेपी के साथ रही हैं, साथ देती रही हैं, परोक्ष या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। मेरा सीधा सवाल, अब तो कुनवे में आपने 3 माइनस कर लिए और जो 3 आम आदमी पार्टी 2 राज्य में, बीआरएस 1 राज्य में और जो तीसरी पार्टी है टीएमसी वो एक दूसरे सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही है। 3 को तो माइनस ही कर दिया आपने। देखिए, मैंने माइनस नहीं किया दीपक भाई। मैंने कहा लाइक माइंडेड पार्टीज अगर साथ आना चाहेंगी तो हम साथ लेंगे, लेकिन वो लाइक माइंडेड अभी नहीं है। और जहां तक बात 3 की 4 की है, यूपीए में पहले भी नहीं थे ये लोग। क्या आम आदमी पार्टी यूपीए में थी? क्या केसीआर यूपीए में थे? नहीं थे। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए यूपीए 1 में केसीआर भी थे और यूपीए 1 में उन्हीं के दबाव में आपने तेलंगाना बनाया था और ममता बनर्जी तो यूपीए 1 की सरकार के अंदर शामिल थी 2004 में। आप भूल गए इन दोनों बातों को। यूपीए 1 में बीआरएस भी थे और टीएमसी भी दोनों। एक मिनट, मैं 2000 यूपीए 1 की बात नहीं कर रहा हूं, यूपीए 2, क्योंकि यूपीए 2 यूपीए 1 के बाद आया है। तो बात आज यूपीए 2 की, जो यूपीए की जो दूसरी बार सरकार बनी, वहीं से हम शुरू कर सकते हैं। उससे पहले जाएंगे तो ममता जी तो बीजेपी की सरकार में भी थी, अटल जी के यहां पर मंत्री में भी रही वो, और इनके जब वो मुख्यमंत्री बन के गई तो उसके बाद वहां पर अपने जो भी लोग थे, दिनेश जी को शायद रेल मंत्री बनाया था। तो बहुत सी चीजें होती रही हैं, लेकिन यूपीए 2 में जो लोग थे आज भी इंटैक्ट हैं। वो उनके साथ कुछ ना कुछ और दल जुड़े हैं, जैसे शिवसेना, उद्धव गुट जो है आज वो पूरी तरह से हमारे साथ है, और तमाम लोग छोटे ऐसे हैं जो जुड़े हैं। लेकिन यह है कि बीजेपी का पूरा कुनबा, जो 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां थी, आज उसमें से एक भी पार्टी मुझे नजर नहीं आती है, चाहे वो अकाली दल हो, शिवसेना हो, तमाम लोग हों, और सबने ये कहकर छोड़ा कि साहब आप तो जो हैं पीठ में छुरा घोंपते। आप देखिए जेडीयू जो इतने लंबे समय तक इनके साथ सरकार में भी रही, आज जेडीयू स्वयं कांग्रेस से कह रही है, नीतीश बाबू कह रहे हैं कि आप आइए, आगे आकर आप संभालिए और एक करके सब आगे बढ़िए। तो मुझे लगता है देश की जनता जो है वो सबसे बड़ा गठबंधन है, और देश की जनता अब समझ गई है कि 5 किलो का राशन देकर आप केवल गुमराह नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े वायदे आपने किए, उसमें से कौन सा वायदा पूरा हुआ? 35 रुपए लीटर तेल मिलेगा, 15 लाख आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, और मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। आप जब भी मुद्दा आता है उसको भटकाने का काम करते हैं। आपकी विदेश नीति, अर्थनीति, सामाजिक नीति सारी की सारी फेल है, क्योंकि वो सारी की सारी द्वेष पर आधारित हैं। आप समाज में द्वेष पैदा करते हैं, विद्वेष पैदा करते हैं, जहर फैलाते हैं और वोट लेने का काम करते हैं। तब आपने संविधान को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को आपने पूरी तरह से मार दिया। आज हालत यह है कि कोई जांच आप कराने को तैयार नहीं है, आप ही स्वयंभू सब कुछ बनकर बैठ गए। तो देश की जनता देख रही है कि किस तरह से इस हिटलरशाही से मुक्ति होगी, और उसका एक ही तरीका है, हमारा संविधान और वोट। ठीक है, संविधान और वोट। लेकिन आरोप क्या क्या सुधांशु जी, मैं गिरा देता हूं। हिटलरशाही है ये सबसे बड़ा आरोप, क्योंकि इसमें ही सब कुछ समाहित है। दूसरा, जो आपने वादे किए 2019 में 2022 तक घर, 2022 तक किसानों को जो है अनाज, आप सिर्फ 10 किलो या 20 किलो अनाज देकर क्या वोट पालेंगे? कई सारे मुद्दे आलोक जी ने उठाए। मैं चाहूंगा आप इन तमाम मुद्दों पर अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दें। देखिए, अभी जो मैंने ज्वाइन करने से पहले आखिरी के कुछ वाक्य सुने आलोक जी के, उन्होंने हिटलरशाही बोला, तो मैं दर्शकों के संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं हिटलरशाही किसे कहते हैं। हिटलर ने एक नारा लगवाया था अपने जमाने में, और वो उसके सबसे विश्वस्त रूडोल्फ हेस ने लगवाया था नाजी पार्टी के कन्वेंशन में, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। उसी प्रकार
इंदिरा जी के समय में कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ जी ने नारा लगवाया था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। यह होती है हिटलर शाही। हिटलर ने 1938-39 में संबोधित करते हुए जजेस से कहा था कि आपको देश की आवश्यकताओं को समझना होगा और अगर आप सरकार की आवश्यकता को नहीं समझेंगे तो आई विल टेक एक्शन। एग्जैक्टली यही वाक्य कहिए तो मैं आपको क्लिप भी सुनवा सकता हूं। इंदिरा जी ने कहा था कि भाई अगर जजेस ही सारे डिसीजन लेंगे तो कौन होता है, ये डेमोक्रेसी क्यों है और नेता क्यों है, इसलिए जजेस को कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए। तो जनाब हिटलर शाही क्या है सबको नजर आता है। और वैसे हिटलर शाही यह भी होती है कि प्रधानमंत्री एक सामने बैठा रहेगा और पीछे से कोई उसको चलाएगा और फिर प्रधानमंत्री यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सदन के पटल पर कहेंगे 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। हिटलर शाही यह भी होती है कि एक कैबिनेट प्रस्ताव पारित करेगी और एक युवराज उसको सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ के फेंक देगा। इसलिए हम सबको पता है कि हिटलर शाही क्या है और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे नेता तो उस चीज में विश्वास करते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप कहते हैं इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो जमीन आसमान का अंतर है। अब हम अगर आज के संदर्भ में आए, बिल्कुल आज के संदर्भ में हम बात करने का प्रयास करें तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद आप कहते हैं हमने वादे नहीं पूरे किए। अब वही जब 370 और राम जन्मभूमि और कॉमन सिविल कोड और ट्रिपल तलाक की बात आती है तो आपका आरोप है बीजेपी अपना एजेंडा लागू कर रही है। अब दो में से एक आरोप तय कर लीजिए, या तो अब आगे से ये आरोप लगाना छोड़ दीजिए कि हम अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं, जो हमने कहा वही कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं जो हमने कहा वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं जहां तक देश के विकास की बात है, देश के अंदर रोजगार, इंडस्ट्री, ये सारी चीजों के डेवलपमेंट की बात है, तो जितना हमने कहा था, हमारी तो यही मतलब आरोप भी हमारे ऊपर यही है कि जो हमने कहा वो हम करके दिखाते हैं। इसीलिए जनता का विश्वास श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, क्योंकि आज की राजनीति में हम विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता के प्रतीक हैं और कांग्रेस विश्वसनीयता के संकट की प्रतीक है। यानी जो पॉलिटिशियंस में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी कहा जाता है उसका प्रतीक है। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अब इन्होंने खूब हल्ला मचाया ना, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, ये सब खूब कहा ना, और अभी बाई चांस इनकी, मैं बाई चांस इसलिए कह रहा हूं कि केवल 0.9% वोट के अंतर से इनकी हिमाचल में सरकार आ गई। 3 हफ्ते में 3 रुपए बढ़ा दिए डीजल के दाम, 3 हफ्ते में 3 रुपए बढ़ाए। और जब प्रश्न पूछा गया तो इनके नेता ने कैसे, याद करिए, हिकारत की तरह उस पत्रकार से कहा था, अरे अरे हमसे क्यों पूछ रहे हो, फलाने से पूछो जा। ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है कांग्रेस के साथ, कहना कुछ करना कुछ। हमारे लिए जो कहना वही करना। ठीक है, गिना दिया उन्होंने, जो कहना वो करना। और 3 मुद्दे जिसको लेकर आप गिरते थे, राम जन्मभूमि, यूसीसी और साथ ही साथ 370, तीनों पर इंप्लीमेंटेशन कर रही है उनकी सरकार, ये दावा है। और कुछ चीजें तो सामने भी दिख रही हैं, आप मानेंगे आलोक जी? वैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, आप दोनों मुस्कुराते रहिए, अच्छा लगता है। देखिए दीपक जी, बिल्कुल बहुत सी चीज़ें सामने दिख रही हैं। बिल्कुल हिटलर में और आज के हमारे जो सरकार के मुखिया हैं उसमें कई पूरी समानताएं हैं। वो भी संवैधानिक संस्थाओं को कुचलना जानता था, आज भी वही हो रहा है। मीडिया उसकी भी वाहवाही करता था कि आम चूस के खाते हैं, बटुआ जेब में रखते हैं, क्या है, मैं किसी पर व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ। वो भी कपटी राष्ट्रवाद फैलाता था, कपटी राष्ट्रवाद। वो भी दूसरे धर्म से द्वेष सिखाता था। और जुडिशरी की तो कहने ही क्या है, ये तो कान में बोल देते हैं, राज्यसभा चाहिए, गवर्नरशिप चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। पीएम आगे आगे चलते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीछे पीछे चलते हैं, और हिटलर शाही और तमाम चीज़ों पर ये लोग हमें प्रवचन देते हैं। मंत्री अपने पीएस नहीं रख पाते हैं। एक नारा था 2015 में, याद होगा सुधांशु भाई को, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, और पता नहीं कौन कौन सा था। आज पीएमओ में जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर शायद इतिहास में सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया है। क्या ये सच है कि नहीं है? मोदी साहब कहते थे कि मेरे से पहले 2014 से पहले इस देश में कोई जन्म लेता था तो उसको शर्म आती थी। हिटलर भी इसी तरह के भाषण देता था। अब आते हैं विश्वास की बात पर। विश्वास किया देश की जनता ने आपको, आपने बड़े बड़े वायदे किए, सबने विश्वास किया। 2022 में किसान की आमदनी डबल हो जाएगी, आज आमदनी का पता ही नहीं क्या हुआ है। खर्चे डबल ट्रिपल ज़रूर हो गए, आमदनी घट गई।
2022 तक सबके घर के छत होगी, छत में नल होगा, नल में बाल्टी होगी, बाल्टी में पानी होगा, पानी में मग्गा होगा, और उसके बाद क्या हुआ नहीं पता है। आर्टिकल 370 के लिए देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोलते हैं, धारा 370 हट गई। अगर हट गई है वो, तो आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो 16-17 केस चल रहे थे वो आज तक क्यों चल रहे हैं। 35A के लिए इन्होंने कोरोना के टाइम में उसमें भी बदलाव कर दिया। ऑर्डिनेंस का पहला सेंटेंस है, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। और उसको भी हैकर्स ने 2 ऑर्डिनेंस के 2 पेजेस थे, एक पेज गायब है, मिलता नहीं है गूगल पे ढूंढने से भी। जहां तक बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की है, भाई 9 साल आपकी सरकार को हो गई, लागू हो गया क्या? आपने तो पहले भी इस तरह के वायदे किए थे। राम मंदिर पर अभी तक आप कहते थे कि यह आस्था का विषय है, यह न्यायालय का विषय नहीं है। आपकी सरकार आ गई, फिर कहा नहीं पूर्ण बहुमत की सरकार आनी चाहिए, फिर आप स्टैंड से बदल गए, पूर्ण बहुमत भी मिला, नहीं न्यायालय फैसला करेगा। फिर न्यायालय में कह दिया गया आप चिंता ना करें, राज्यसभा मिलेगा। फिर भी हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, जो भी वर्डिक्ट दिया उन्होंने। आपका क्या था उसमें? ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ, धारा 370 हटी नहीं, राम जन्मभूमि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। आपने जो किया मैं बता देता हूं। आपने किया कि 35 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है, डॉलर 35 रुपए में मिल रहा है, हर गांव को 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ लोग वैसे ही मिल गए हैं। आपने जिस तरह से आप हिमाचल की बात की है महंगाई की, हमने तो बार बार कहा था कि इसको जीएसटी में लाइए, और जीएसटी में लिख कर दिया था हमारे 2 मुख्यमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर्स ने, आप नहीं लेकर आए। फिर भी बता दूं, हिमाचल में आज भी पेट्रोल और डीजल हरियाणा से सस्ता है, और पहाड़ी राज्यों की अगर तुलना करेंगे तो उत्तराखंड से भी सस्ता है। फिर भी हम ये कहेंगे आज भी आपके पास अभी 1.25 साल पड़ा है, देश की जनता के लिए काम कीजिए। 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। रोजगार की हालत यह है कि रोजगार समाचार पत्र बंद होने के कगार पर है, और विदेश मंत्री जो ये उलूल जुलूल बयान बॉर्डर के बारे में दे रहे हैं, ये देना बंद कीजिए। केवल चिरौरी करने से प्रधानमंत्री के देश नहीं चलता है। ठीक है, मैं सीधे सुधांशु जी के पास जाऊंगा। सुधांशु जी, कई बातें इन्होंने कही, मैं आपसे पूछूंगा आलोक शर्मा जी, कपटी राष्ट्रवाद क्या होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत वक्त है। लेकिन सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बड़े गंभीर दिख रहे हैं आज, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आरोप आलोक शर्मा ने लगाए हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जो वादे किए गए थे 2019 में, उनमें तो कोई पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ बातों पर आलोक शर्मा जी, मैं ये कहना चाहूंगा, क्या 370 नहीं हटी? क्या राम मंदिर नहीं बना? क्या यूसीसी पर काम शुरू नहीं हो गया? सुधांशु जी, आप क्या कहेंगे? यही मेरा सवाल है जो आलोक जी ने। देखिए, पहले मैं 2-3 चीजों का टेक्निकल उत्तर देता हूं, फिर कपटी राष्ट्रवाद का कपट और कपटी मानसिकता समझाऊंगा। देखिए, इन्होंने कहा कि 6.5 करोड़ लोग बेरोजगारी के नीचे चले गए। मानवर पिछले 8 वर्ष में इंप्लॉइज इंश्योरेंस स्कीम यानी कर्मचारी बीमा योजना में 6.5 से अधिक करोड़ लोग जुड़े। संयोग से जो आपने फिगर बोला वही फिगर जुड़े। अब मतलब वो कर्मचारी नहीं बने थे, मगर कर्मचारी का बीमा करवा लिया। इस ढंग के जब तर्क देने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा होता है, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि योजना से हर महीने 10 से 12 लाख लोग जुड़ रहे हैं। कर्मचारी थोड़ी बन रहे हैं, मगर प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा हो रहा है। और मजे की बात क्या है आलोक जी, प्रोविडेंट फंड में ऐसा नहीं कि कर्मचारी अपना ही पैसा जमा करता है। क्यों आप कह दें कि साहब किसी ने जमा कर दिया, आपने उसको प्रोविडेंट फंड मान लिया। प्रोविडेंट फंड का पैसा इंप्लॉयर भी जमा करता है। अगर दीपक चौरसिया जी यहां हैं और उस संस्थान में काम कर रहे हैं, यदि इनका प्रोविडेंट फंड कटेगा तो कुछ अंशदान ये देंगे, कुछ अंशदान इनका नियोक्ता देगा यानी इंप्लॉयर देगा, तो दोनों हो रहा। मगर वो दिख थोड़ी रहा है। अरे वो कहां हो रहा है, वो तो दिखाई नहीं पड़ता है। और आपने कहा हिमाचल की, तो मैं आपसे जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, हिमाचल जैसे छोटे राज्य का 80% बजट सिर्फ सैलरी और पेंशन में जा रहा था। आपने ओल्ड पेंशन स्कीम जो आपने कभी लागू नहीं की थी केंद्र में 10 साल रहते हुए, और इस समय सिर्फ आपने इसलिए लागू की, मैं आपको चुनौती देता हूं, आपकी मजबूरी थी 3 रुपया बढ़ाना, क्योंकि अब सैलरी और पेंशन का बजट 100% को पार कर गया होगा। यानी अब सिर्फ तनख्वाह देने के अलावा हिमाचल सरकार के पास कोई पैसा बचा ही नहीं होगा। तो मजबूरी का नाम था आपका कि आपको ये पैसे बढ़ाने पड़े। और अभी आप देखिएगा कुछ दिन में, मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूं दीपक जी, कि ये अभी कटोरा लेके खड़े होंगे केंद्र सरकार पे, फिर आरोप लगाएंगे केंद्र पैसा नहीं दे रहा, केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, क्योंकि ये घर फूक तमाशा देखने वाला कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जब इनकी केंद्र में सरकार थी 10 साल एक भी राज्य में इन्होंने लागू किया, क्योंकि इनको हकीकत का पता था। अब मैं बताता हूं दूसरी टेक्निकल बात
ये कह रहे धारा 370 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए हटाया गया। हां, ये तो टेक्निकल प्रावधान होता है। ये भारत को आजादी कैसे मिली थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था ना, क्लेमेंट एटली की अध्यक्षता में। तो आप कहेंगे हम आजाद हुए नहीं, क्योंकि हम तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की है। यह तर्क देना जो है, आलोक जी, आप समझदार व्यक्ति हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, परंतु अपने नेता को समझाइए। इन्हीं सब कारणों से शायद बाल बुद्धि शब्द जो है वो कई विधानसभाओं ने प्रतिबंधित कर दिया है या उसको असंसदीय घोषित कर दिया है, क्योंकि भाई आजादी भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से मिली थी। अब मैं बताता हूं कपटी राष्ट्रवाद क्या होता है दीपक जी। कपटी राष्ट्रवाद वो होता है जो ये कहता है कि इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, मगर फिर राष्ट्र के विभाजन के बीज बोता है। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी अपनी कार्य समिति में प्रस्ताव पारित करती है अधिवेशन में कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होंगे, और वही जाके बाद में पाकिस्तान बनते हैं। फिर 1946 में कांग्रेस अपनी कार्य समिति में देश के विभाजन का प्रस्ताव पारित करती है, देश के 3 टुकड़े करती है, और उसके बाद जितने भी हमारे बलिदानी शहीद हुए उन सब का धेले भर का कोई क्रेडिट नहीं रहता है। मतलब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सूर्यसेन, बागा जतीन, वासुदेव बलवंत फड़के से लेके वीर सावरकर तक, और न नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने सैन्य अभियान चलाया उनका श्रेय है। अचानक सारा श्रेय एक व्यक्ति को मिलता है राष्ट्रवाद का, जिनकी की आप बाकायदा अवेलेबल है, कोई जाके देख ले कि आजादी के बाद 1948 में माउंटबेटन के साथ शिमला में छुट्टियां मनाने वाले को राष्ट्रवाद का प्रतीक बना दिया जाता है। राष्ट्र के 3 टुकड़े करने वाली पार्टी राष्ट्रवाद की प्रतीक होती है, और सारे राष्ट्रवादियों को अपनी किताबों में जानते क्या लिखा जाता है? रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट। भगत सिंह जी के लिए, राजगुरु सुखदेव के लिए रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट लिखा जाता है। और जब 2016 में आने के बाद हम मुद्दे को उठाते हैं, 14 में आने के बाद, तो कहा जाता है अगले एडिशन से हटा देंगे, क्योंकि वो जेएनयू ब्रांड हिस्टोरियंस ने लिखा था। इसे कहते हैं कपटी राष्ट्रवाद और उसका कपट। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आलोक जी, बस एक लाइन और कह दूं, अब बहुत सारे सूचना के माध्यम उपलब्ध हैं। युवा पीढ़ी के हाथ में इंटरनेट है, बहुत सी गलत जानकारी भी नेट पे है, पर अगर कोई ईमानदारी से सर्च करे तो 90% सच्चाई तक पहुंच सकता है। इसलिए अब कपट के द्वारा राष्ट्रवाद का असली चेहरा छुपाना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है आलोक जी, मेरा सीधा सवाल, कपटी राष्ट्रवाद उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की, आप उसका भी जवाब दीजिए। लेकिन राहुल गांधी जी ने एक इटालियन अखबार को इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर लेफ्ट और राइट रहे तो मुश्किल है, लेकिन हम मोदी को हरा सकते हैं अगर हम शांति और अहिंसा की बात करें। तो ये कौन सा अप्रोच होगा? ये कौन सा अप्रोच होगा? लेफ्ट भी नहीं होगा, राइट भी नहीं होगा, तो कांग्रेस क्या अप्रोच लेने जा रही है 2024 में? और कपटी राष्ट्रवाद ने उन्होंने एग्जाम्पल गिना है सुधांशु जी ने। देखिए, मुझे लगता है कि 2 धाराएं जो अपने आप में अति चलती हैं या जिनको कहीं एक्सट्रीम चलते हैं, वो राइट या लेफ्ट होता है। और वो ऑल ओवर वर्ल्ड पिछले 10-12 वर्षों में देखा है कि राइट विंग कहीं ना कहीं हावी रहा है, चाहे यूरोप रहा हो, चाहे अमेरिका रहा हो, ट्रंप रहे हों, और चाहे इंडिया रहा हो। और लेफ्ट विंग जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर रहा है। लेकिन हमने हमेशा से दोनों से बराबर दूरी रखते हुए, और सेंटर, वो तो बीजेपी वाले स्वयं ही कहते हैं, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जिस तरह का वैविध्यपूर्ण हमारा देश है, हम लोग हमेशा से सेंट्रल रास्ते में रहे, और हमने हमेशा से कहीं पर भी कोई अच्छाई है उसको लेकर हम आगे बढ़े हैं, और इसीलिए इतने लंबे समय तक देश की जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया है। पहली बार बीजेपी पूरे इतिहास में 70-75 साल में पहली बार आज सत्तासीन हुई है पूर्ण बहुमत के साथ, और आज ही देश देख रहा है कि किस तरह का इनका आचरण है। आप देखिए, पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से लगातार इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस घटे, लेकिन सरकार नहीं घटा रही है। आप पिछले तमाम समय से देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ने लागू की, कोई कटोरा लेकर नहीं आया। राजस्थान का ग्रोथ रेट आज बीजेपी शासित राज्यों से सबसे ज्यादा है। आगे की बात करता हूं, अब कटोरे की बात कर रहे हैं कि ये कटोरा लेकर खड़े होंगे। ये डबल इंजन की जहां जहां सरकारें हुई हैं उनके वो कटोरा लेकर ही घूम रही। हरियाणा के ऊपर लगभग 27 गुना कर्जा बढ़ गया है, और गुजरात के ऊपर जो 10,000 करोड़ का कर्जा था 4 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। तो कटोरा लेकर कौन घूम रहा है ये देख लीजिए। सुधांशु भाई बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, इस बार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा। 21.5% पैसा राज्यों का जीएसटी का आज तक नहीं दिया है राज्य की
सरकारों को, और उसमें केवल कांग्रेस के नहीं बीजेपी के भी हैं। और अगर केंद्र सरकार जीएसटी का और तमाम जो शेयर्स हैं वो नहीं देंगी तो कोई भी राज्य जो है वो आर्थिक तंगी से गुजरेगा। और मैं कहना चाहता हूं, अगर मंदबुद्धि शब्द हटाया होगा तो शायद बहुत सी जगह से फेंकू शब्द भी हटा दिया गया होगा। बाल बुद्धि बोला 1937 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हाँ बाल बुद्धि हो जो भी, हाँ बाल बुद्धि मंदबुद्धि, इन लोगों का वही ड्रामा है कि शब्दों में घुमाए रखिए आप, लेकिन फेंकू शब्द भी नहीं है, फेंकू शब्द भी हट गया है। और पूरी तरह से मुस्लिम लीग के साथ जिसने मिलकर सरकार बनाई वो पूरे देश ने देखा, और यही कारण था कि इनकी संस्थान जो पेरेंट संस्थान है आरएसएस, उसका इतना गंदा रवैया था। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ गद्दारी करने का, उनके साथ गद्दारी और अंग्रेजों से यारी, डिवाइड एंड रूल इन्होंने वहीं से सीखा है। यही कारण है कि 70 साल लग गए इनको इस कपटी राष्ट्रवाद को वापस स्थापित करने के लिए। अब मैं आता हूं कपटी राष्ट्रवाद क्या है। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाओ और फिर एक धर्म से द्वेष रखो, दूसरे जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको समाप्त करते चले जाओ। सीबीआई अगर एफआईआर करने चले तो रात को दिल्ली पुलिस से रास्ता घिरवा लो, मैं सारी जांच करवाऊंगा। मीडिया अगर मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा, और फिर 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो। मीडिया को जिस तरह से अपने काबू में लिया गया वो पूरे देश ने देखा कि किस तरह से कपटी राष्ट्रवादियों ने आज सच्चाई को दबा दिया है। कोई आंकड़ा पूछो, आंकड़ा हमारे पास नहीं, कोई डाटा पूछो, डाटा हमारे पास नहीं है, किसानों की कितनी मृत्यु हुई हमारे पास नहीं है। मुझे लगता है यही होता है कि आप देश के साथ, देश के लोगों के साथ गद्दारी करें, जो वास्तव में भारत माता है, और उसके साथ साथ एक फोटो लगाकर उस पर पूजा करना शुरू कर दें कि साहब यही भारत माता है, इनकी हम पूजा करेंगे, गरीब जाए भाड़ में। आप देखिए किस तरह से गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं, हमारे तो कह नहीं रहे आंकड़े। ठीक है कि कितने लोग अरबपति हुए कोरोना के काल में और कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। ये कपटी राष्ट्रवाद है। कहो कुछ और करो कुछ। कहो तो इसलिए कि हम विश्व गुरु बनाएंगे और वोट मांगने चले जाओ 80 और 20 पे, शमशान और कब्रिस्तान पे। ये कपटी राष्ट्रवाद है। ठीक है, शमशान कब्रिस्तान एग्जाम्पल दिया आलोक जी ने, ये कपटी राष्ट्रवाद है। लेकिन मैं यहां पे एक बात जोड़ना चाहूंगा सुधांशु जी, क्या इस नैरेटिव में राहुल गांधी जी ने एक लंबी पदयात्रा करी है और उन्होंने कहा कि मैं नफरत की दुकान बंद करना चाहता हूं, मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं। क्या राहुल गांधी जी के जाने के बाद, पूरे देश में घूमने के बाद, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आलोक जी जिस नैरेटिव को बोल रहे हैं कि ये कपटी राष्ट्रवाद है, जो उन्होंने आपके विकास के कामों पर सवाल उठाए या आपके नारों पर सवाल उठाए, क्या वो नैरेटिव पूरे देश में फैल चुका है और क्या ये आपको नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं कपट और कपटी राष्ट्रवाद और फिर जो आपने कहा राहुल गांधी जी की पदयात्रा, तीनों के ऊपर जवाब देता हूं। और मैं बिल्कुल फैक्ट बोलूंगा। हमारे मित्र आलोक जी को चूंकि आज राहुल गांधी जी ने इटली से ज्ञान दिया है, तो आज ये नहीं कह सकते कि विदेश की बात मत करिए। तो मैं दर्शकों से कहता हूं, जरा पता करिए इस समय इटली में रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। आलोक जी को पता है क्या? शायद नहीं पता होगा। वैसे कांग्रेस के लोगों को जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि वो राहुल गांधी जी के ननिहाल का मामला है। रेट ऑफ ग्रोथ क्या है आज जानते हैं क्या स्थिति है? रेट ऑफ ग्रोथ है इटली में 3.9% और रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 12.3%। 4 गुनी महंगाई है विकास की दर से। और वो तो बहुत अच्छा है, वहां से बैठ के बिल्कुल ज्ञान दिया जा सकता है भारत सरकार को। और यहां भारत सरकार में जहां पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5.7%, ग्रोथ रेट 6.4%, इवन आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है कि वर्ल्ड की ग्रोथ रेट 2.9 रहेगी, भारत की ग्रोथ रेट 6 रहेगी। नहीं, उस पर तो डुबो दिया अर्थव्यवस्था को पूरा वो कर दिया। इसे कहते हैं आंकड़ों का कपट। और फिर रही बात इसकी कि आपसी भाईचारा और मोहब्बत की दुकान की बात के ऊपर, तो मैं आलोक जी को याद दिलाना चाहता हूं, जहां से बैठ के राहुल गांधी जी अपने ननिहाल से ज्ञान दे रहे हैं, वहां की प्रधानमंत्री का नाम पता है? जियोर्जियो मेलोनी। जरा उनके वक्तव्य देखें क्या कहें। क्या वह मस्जिद से भाषण देना बंद, अरबी में भाषण नहीं चलेगा तो इटालियन में बोलना पड़ेगा, और जरूरत पड़ने पर मस्जिद में जाके सर्च कर सकेगी। अब बताइए, वो दनिहाल की बात उनको ज्यादा बुरा बेहाल नजर आ रहा है या ननिहाल ज्यादा बुरा नजर आ रहा है?
जहां से वो ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो भी यथार्थ है वो पूरे देश को, समाज को बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। और इटली छोटा सामान्य कंट्री नहीं है आलोक जी, G7 में है, वर्ल्ड के 7 रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है, सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उसका हाल ये है तो मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी मान्यवर, मैं कोई पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं जो बेहाल है, हम तो आपके ननिहाल का हाल बता रहे हैं। कम से कम उसी को आप ध्यान कर लेते हैं। अब आइए कपट और राष्ट्रवाद जानते क्या होता है। कपटी राष्ट्रवाद इसे कहते हैं कि आप ये कहें कि देश का संविधान क्या होगा, देश के संविधान से ऊपर इन्होंने कहा एक मजहब के विरुद्ध नफरत फैलाओ। नहीं नहीं नहीं, एक मजहब के विरुद्ध नफरत मत फैलाओ, इस देश को आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र बना दो और फिर कहो यही मोहब्बत का प्याम है। अन्यथा मैं बात विनम्रता से पूछना चाहता हूं, और यह बात मैं दीपक जी आपसे नहीं, आलोक जी से नहीं, जो आपके लाखों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं। यह दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां पर वक्फ बोर्ड होता हो, जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ होता हो, जहां ट्रिपल तलाक होता हो, जहां हलाला होता हो और जहां शरिया का स्थान सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर होता हो। और ये बोले अभी कि कब्रिस्तान और उस पे ले आते हैं। मान्यवर, शरीयत के अनुसार मतलब मुस्लिम लॉ के अनुसार पक्की कब्र होनी नहीं चाहिए। और अगर आप चाहें तो मैं आपके द्वारा संज्ञा प्राप्त शांति के मसीहा जाकिर नायक का वो वक्तव्य अवेलेबल है कि साहब प्रोफेट साहब ने कहा है, मोहम्मद साहब ने, कि कोई पक्की कब्र नहीं होनी चाहिए, कब्र समतल होनी चाहिए। मगर यहां पक्की कब्र बना के उस पर कब्रिस्तान बना के उसके चारों तरफ बना के करोड़ों करोड़ों रुपए देंगे, सैकड़ों करोड़ रुपए, तो इसके द्वारा तो आप इस्लाम का भी मजाक उड़ा रहे हैं और कितनी भद्दे स्तर की राजनीति कर रहे हैं कि आरोप हिंदुओं पे लगा रहे हैं। मतलब दोनों का मजाक उड़ा रहे हैं। इसे कहते हैं कपट। केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए राजनीतिक दृष्टि से यह कार्य करना। और मैं एक लाइन और कह दूं, मगर अफसोस की बात है कि हमेशा आपको उस मुस्लिम समुदाय में अपराधी और आतंकवादी क्यों नजर आता है, उसमें राष्ट्रवादी, योग्य, प्रतिभावान, वैज्ञानिक क्यों नजर नहीं आता है। यह कपटी राष्ट्रवाद हो। ठीक है, ये भी एक मुद्दा है बहस का जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आलोक शर्मा जी, आलोक जी ने भी कह दिया, आपने इटली का एग्जाम्पल उनको दिया, उन्होंने कह दिया कि राइट विंग का पूरे दुनिया के अंदर उदय है। आलोक जी इस बात को मान रहे हैं, मैं लाइटर नोट पे इस बात को कह रहा हूं। लेकिन आलोक जी, सबसे बड़ा सवाल, भाई भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की, लेकिन पहला इंटरव्यू एक पत्रकार के तौर पे मैं भी सोच रहा हूं इटली के अखबार को इससे क्या संकेत देना चाहते थे आप। और सुधांशु जी ने बड़ा भिगो भिगो के जो है आप पर शब्दों के आक्रमण किए हैं इटली शब्द को लेकर। मैं तो केवल ये कहना चाहूंगा कि क्या आपने राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी दीपक भाई? देखिए, बिल्कुल देखिए, मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूं। फिर कि इटली को, मैं फिर कह रहा हूं इटली का पहला क्यों, जहां गए वो इंटरव्यू दे दिया, उसमें कोई आफत नहीं। हम तो कह रहे हैं मोदी साहब के भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दीजिए ना, तमाम लोग मिलकर एक शो करा दीजिए, मोदी साहब जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। हो नहीं, ये काम मेरा नहीं है, मेरा काम सवाल पूछना है जो मैं कर रहा हूं। दीपक जी, आप दीपक जी एक सवाल सुधांशु भाई से ये भी पूछ लीजिएगा कि देश के प्रधानमंत्री ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? बिल्कुल पूछूंगा। खैर, वापस आते हैं। देखिए, तमाम तरह के शब्द अभी भी जो आए हैं उसमें भी द्वेष ही द्वेष है। किसका क्या ननिहाल है, आपका ननिहाल, उसका ननिहाल, पाकिस्तान, मुस्लिम राष्ट्र और ट्रिपल तलाक, यही सारे शब्द इनके किसी भी प्रवक्ता के देख लीजिए, ये घुमा फिरा के इन्हीं चीज़ों पर ले आते हैं। लेकिन मैं केवल एक दो तीन चीज़ें कहना चाहता हूं सुधांशु भाई। किसानों की आत्महत्या की दर के आंकड़े 2018 के बाद आप पब्लिश नहीं कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूरों की आत्महत्या 47% बढ़ गई है। मैं आंकड़े लेके बैठा हूं। पिछले एक साल में 1.25 लाख लोगों ने हिंदुस्तान का पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है। यह भी शायद कांग्रेस की वजह से किया होगा। पासपोर्ट का जो हमारा जो रेटिंग थी वो 71 से घट के 85 पे पहुंच गई। आपको ट्रिपल तलाक से इतनी दिक्कत थी तो आप ऑर्डिनेंस लेकर आते ना पार्लियामेंट में, क्यों नहीं लाए आप ऑर्डिनेंस? सुप्रीम कोर्ट में केस था, उसके तत्वाधान में सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया जब आप लेकर आए, और उसमें भी कमियां हैं। हमने कहा कि कमियों को दूर कीजिए, कोई खिलाफ नहीं था उसके, कमियों को दूर करने के खिलाफ थे। लेकिन आपके लिए ये रोटी सेकने का एक पूरा माध्यम है। हम कह रहे हैं कपटी राष्ट्रवाद ये है कि आप खुद बिना बुलाए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। मोदी साहब, अटल जी, आडवाणी जी, वोट चाहिए पाकिस्तान के नाम पर,
जिन्ना की मजार पर लोटपोट कौन हुए? 1990 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा, आप ही के रहते हुए बढ़ा, लेकिन उसके बाद कोई भी कांग्रेस का शासनाध्यक्ष नहीं गया पाकिस्तान, लेकिन वोट पाकिस्तान के नाम पर चाहिए। और 3 लोग जो आपके टॉप के हुए, तीनों पाकिस्तान घूम कर आए। ISI से जांच कराने के लिए बुला लिया आपने। कितनी बार उरी हो, पठानकोट हो, आपको केवल हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करके वोट मांगनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब मैं 2-3 सवाल और पूछना चाहता हूं। आपने इटली बहुत बात की। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है आज पता है आपको? एक साइलेंटली खबर पिछले 2 महीने में निकल गई अखबारों से कि हिंदुस्तान वर्ल्ड का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हो गया है। आप इटली की पर कैपिटा इनकम, इटली की पॉपुलेशन को हिंदुस्तान से कंपेयर करेंगे आप? इटली की इकोनॉमी का बेस क्या है और हमारी इकोनॉमी का बेस क्या है, उसको कंपेयर करेंगे। लेकिन दूसरों से द्वेष रखना, मैंने किसी देश का नाम नहीं लिया, मैं अपने देश की बात कर रहा हूं, लेकिन आप उस अपने देश की बात नहीं करेंगे। पॉपुलेशन में हम हाईएस्ट हो गए हैं, वहां पर 3% है, 6% है, 5% है ग्रोथ रेट। उनकी पॉपुलेशन वर्सेस रिसोर्सेज का अगर रेशियो देखेंगे तो हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते। आज हम 145 करोड़ के आसपास आबादी में पहुंच गए और पूरा देश लगा हुआ हिंदू मुसलमान, इसको मार दो, जो रामजादे हरामजादे कहे उसको मंत्री बना दो, प्रमोशन दे दो, जो सांसद गोली मारने की एक समुदाय को बात करे उसको आप मंत्री बना दो। हमारा पूरा जो तंत्र है वो इस काम में लगा हुआ है। और फिर आप कहते हैं कि हम जो हैं बहुत पवित्र हैं और हमने देश को कहां पहुंचा दिया। चीन का नाम लेने से नहीं डरते मोदी साहब। चीन को क्लीन चिट देते हैं, ये कपटी राष्ट्रवाद है। चीन की भाषा बोलते हैं, ये कपटी राष्ट्रवाद है। पाकिस्तान में जाकर आप बिरयानी खाते हैं, ये कपटी राष्ट्रवाद है। आप ही ने कहा था 2019 के चुनाव से पहले, मोदी जी के भाषण याद कीजिए, इंडस का पानी रोक देंगे, फला कर देंगे, ढिकड़ा कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ? 2017 जनवरी का ये मुझे भाषण याद है उनका, पंजाब के चुनाव का। उसके बाद क्या हुआ? ये कपटी राष्ट्रवाद है कि हमारे जवान शहीद होते हैं और मोदी जी 24 घंटे में उनके पीछे शहादत के फोटो लगाकर शहीदों के और शहादत के नाम पर वोट मांगते हैं। ये कपटी राष्ट्रवाद है। कपटी राष्ट्रवाद यह है कि हमारे जांबाज जब 26/11 में बॉम्बे लड़ रहे थे तो मोदी जी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीजें बात कर रहे थे। कपटी राष्ट्रवाद यह है कि आपके प्रवक्ता हमारे जांबाजों को नीचा दिखाने के लिए चूड़ियां लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, देश के प्रधानमंत्री चूड़ियां पहन ले। देश अब जान चुका है, समझ चुका है, 2024 ज्यादा दूर नहीं है। कपटी राष्ट्रवाद यह है कि एक व्यक्ति को, अडानी को पूरा प्रमोट करेंगे, खूब लोन दिलवाएंगे, लेकिन जांच नहीं करेंगे। ठीक है, ये कपटी राष्ट्रवाद है। आलोक जी, मेरे पास एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। गठबंधन की बात आपने की, बाकी लोग क्या सोचते हैं, एक और बड़ी पार्टी की नेता क्या सोचती है, लेकिन सुधांशु जी उससे पहले एक क्विक जवाब आपका। और मैं आलोक जी के कहने पे आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि भाई प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे? आलोक जी आपका सवाल पूछ लिया और आपका जवाब भी ले लिया, इस पर तो मुस्कुरा दीजिए। मैं इस बात का जवाब भी देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद दीपक भाई। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मुखरता के साथ, जनता के साथ हर स्तर पे संवाद करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को मौन नहीं बोला जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं कहते हैं कि वो चुप रहने के लिए खड़े हैं। उल्टा आप तो हम पे ये आरोप लगाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बोलते ज्यादा, ये आप लोगों का आरोप है। अब कह रहे हैं कि यहां क्यों नहीं बोल रहे, वहां क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो आपकी सुविधा के अनुसार वह चीज नहीं तय हो सकती। अब मैं एक और बात भी बोलना चाहता हूं। अभी इन्होंने बोलते बोलते खुद देखिए अपने पैर पे क्या कुल्हाड़ी मारी है दीपक जी। इन्होंने कहा कि इटली का जो संसाधन है और जनसंख्या का रेशियो भारत से कहीं बेहतर। यही तो मैं कह रहा हूं, जिसके पास संसाधन और जनता का रेशियो कहीं बेहतर है उससे तो संभल नहीं रहा, और हमारा इतना भारी है और आप कह रहे संभाल लो। भैया गजब का तर्क है। मतलब हम उनसे कम से कम 20-25 गुना बड़ा भार लेके चल रहे हैं और उनसे कहीं बेहतर संभाले हुए हैं, उनसे कम रिसोर्स में, और आप हमको आक्षेप दे रहे हैं। यह तर्क किसी के समझ में नहीं आता मान्यवर। अब मैं एक और फैक्ट कह दूं। आपने कहा कि किसानों की मृत्यु हुई, लेकिन किसान आए पंजाब से, सबसे युवा देश है। आप बताइए, पंजाब और दिल्ली भी समझिए सरकारों ने किसको सर्टिफाइड करके कहा है? हाँ, मगर अब कपटी राष्ट्रवाद में आपको एक बात बता देना चाहता हूं, सिर्फ 2 उदाहरण देखें। जब 1971 का युद्ध हुआ, 1962 का चीन का युद्ध हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हमारे ऊपर क्या क्या अत्याचार नहीं किए थे, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था।
पर वो सब कुछ भूलकर इस सीमा तक जाकर जनसंघ ने नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी उनका वैसा समर्थन किया कि नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की और 26 जनवरी 1963 को हमें आरएसएस को भी बुलाया गणतंत्र दिवस परेड में। ये होता राष्ट्रवाद। 1965 में जनसंघ को नहीं, शास्त्री जी ने आरएसएस को बुलाया और पूरा सपोर्ट किया। 1971 में अटल जी ने इंदिरा जी को बांग्लादेश युद्ध के समय भूरी भूरी प्रशंसा की, जिसे आज तक लोग कोट करते हैं। 1995 में जिनेवा में ह्यूमन राइट के विषय पे नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करते हुए अटल जी वहां गए, जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे। और याद करिए, जिस समय नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी के लिए देहाती औरत शब्द का प्रयोग किया था, मोदी जी ने हुंकार भरते हुए कहा था मुख्यमंत्री के रूप में, कौन होता पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 120 करोड़ देशवासियों के पीएम के बारे में ऐसा कहने वाला। यह होता राष्ट्रवाद। और आपका कपट क्या होता है, मैं बताता हूं कि 1974 में पोखरण विस्फोट का हमने तो समर्थन किया, जब 98 में हमने क्या कहते हैं, ये क्यों हो रहा है। आपका कपटी राष्ट्रवाद क्या है जो आपके मुंह से निकला है 26/11, वही कोट करता हूं। बैरक ओबामा, अमेरिकन के पूर्व राष्ट्रपति, ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में मनमोहन सिंह जी की से वार्ता के दौरान अपनी यात्रा को रेफरेंस देते हुए कहा है कि 26/11 हमले के बाद भारत की सेना एक मजबूत कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर आपकी सरकार ने, मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की सरकार ने उसे इसलिए अनुमति नहीं दी क्योंकि आपको लगा कि उससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। अगर इस पर कोई आपको संदेह है तो बैरक ओबामा पर जाकर मुकदमा कर दीजिए। ये होता है कपटी राष्ट्रवाद कि अपने राजनीतिक हित की बलि के ऊपर कितने लोग बलिदान हो गए वो छोड़िए, देश का सम्मान भी बलिदान कर। ठीक है, छोटा सा जवाब आलोक जी 30 सेकंड में आपको देता हूं, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, और हम जो डिबेट कर रहे हैं उससे ही जुड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज है। हमारे तो देश के प्रधानमंत्री जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते थे, प्रधानमंत्री रहे, जब भी शरीर को छलनी कराया देश की अखंडता के लिए, और प्रधानमंत्री रहने के बाद भी राजीव जी के चिथड़े उड़ गए। बीजेपी के एक लीडर की आज तक कहीं पर कोई इस तरह से कुछ हुआ हो, चिड़िया भी मरी हो तो इनके यहाँ बता देना। राष्ट्रवाद ये होता है। अब बात करते हैं हम तमाम चीज़ों की। मोदी जी एक तरफा बात करते हैं और टेलीप्रॉम्प्टर हट जाए तो फिर पूरी कॉन्फ्रेंस जीरो हो जाती है। आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, टेलीप्रॉम्प्टर हट जाए तो 2 वाक्य नहीं बोल पाते हैं देश के प्रधानमंत्री। मन की बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। मनमोहन सिंह जी के लिए, पाकिस्तान के लिए तो स्टेटमेंट दे दिया क्योंकि भारत पाकिस्तान होना था ना, वहां तो वोट मिलने थे, लेकिन उसके बाद मनमोहन सिंह जी के लिए क्या क्या वाक्यों का उपयोग किया वो राष्ट्रवाद था। फिर कौन कौन से लीडर्स के लिए क्या क्या कहा, वो रेन शॉवर का और तमाम तरह के शब्द में दोहराना नहीं चाहता, शरूपन खा और जर्सी का और पता नहीं कौन कौन, तो इसलिए छोड़ दीजिए। पाकिस्तान को तो कुछ भी कहेंगे, हिंदू मुसलमान होगा, वोट मिलेगा, इसके आगे आपका कोई वो नहीं। ठीक है। 62 में पंडित नेहरू संसद में एक एक रिप्लाई देते थे, भागते नहीं थे, चीन को क्लीन चिट नहीं देते थे। हमारी सेना लड़ी, सेना कुछ पोर्शंस में हारी, हमारी जमीन पर कब्जा हुआ, लेकिन बिना लड़े बिना हारे, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था। अब मुझे बता दीजिएगा कि 20 जवान शहीद कहां हुए थे गलवान में? वो बफर जोन में थे, हिंदुस्तान की टेरिटरी में थे या चाइना की टेरिटरी? मैं चाइना पर आऊंगा, आप इनका भी जवाब दीजिएगा। सुधांशु जी, इनके जो पॉलिटिकल पॉइंट है उनका जवाब दे दीजिए। आलोक भाई, पहला मौका आपको मिला था तो सुधांशु भाई को जवाब देने का के, अब इसके बाद में ब्रेकिंग पे जाऊंगा। आप मेरे जो अगला सवाल उस पर जो चाहे वो पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस कितना अपमान करती है देश की जनसंख्या का। देखिए आप क्या बोले, पाकिस्तान पे इसलिए बोल दिया कि पाकिस्तान से हिंदू मुसलमान होगा, इनको फायदा होगा। मतलब पाकिस्तान से मुसलमानों का क्या रिलेशन भाई? तो आप स्टैब्लिश करके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान से रिलेशन, तो जो बैरक ओबामा में लिखा उसको तो आपने साबित कर दिया ना। इसका मतलब आपने मान लिया कि अगर आतंकवादी मुस्लिम पर भी कार्रवाई होगी, पाकिस्तानी मुस्लिम पर भी कार्रवाई होगी, और हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान के अलावा बोल मिल सकता है कि वो वोट प्रभावित होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? आपके तमाम ऐसे नेता हैं, फरहाद हाकिम जैसे बंगाल में, जो आज भी कहते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है, और क्यों नहीं होगा? दीपक जी, इनके नेता मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद पाकिस्तान गए थे कि मोदी को हटाओ, और हालत ये हो गई कि पाकिस्तान में खुद खाने के लाले पड़े
कहते कहावत है ना, जहां जहां चरण पड़े संतन के तहता बंटा धार। अरे जब से पाकिस्तान ने राहुल गांधी का स्टेटमेंट यूएन में कोट करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान की फजीयत हो गई। मतलब ऐसा राहुकाल का प्रभाव है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो राष्ट्रीय रह नहीं गई, क्षेत्रीय रह गई। अगर पाकिस्तान ने नाम लेना शुरू कर लिया तो उसकी फजीयत हो गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, हकीकत सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। ये बहुत पुराना वो है कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। उसको बोलने में क्यों हिचक रहे हैं आप? वही मैं कह रहा हूं। मैं उत्तर देता हूं। ना अब आलोक भाई, अब मुझे यहाँ पे आप आगे जो सवाल आएंगे उसमें जो चाहे करें। मेरे पास अभी 15 से 17 मिनट लगभग बचे होंगे, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, टाइम नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर, ममता बनर्जी पर ने कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने राहुल गांधी के और मल्लिकार्जुन खड़गे के विपक्ष के एकजुट करने वाले बयान पर पलटवार किया है। ममता बनर्जी पर ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने मुझे पार्टी से निकाला था, आज वही साथ आने की बात कर रहे हैं। आज टीएमसी अकेले ही बीजेपी से बड़ी लड़ाई लड़ रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बीजेपी का सहयोगी संगठन करार दिया था। You also know the history of the TMC. You know the violence that takes place in Bengal. You know the scams, the Sharda scams that have taken place. So you're aware of their tradition. They came to Goa, spent huge amounts of money in Goa, and the idea was to help the BJP. And this is exactly the idea in Meghalaya. Congress is asking vote. Where is their moral right? Apnara amay bolun to, where is their moral right? I was in Congress, but they have expelled us from the party because we are fighting the battle. We are fighting the battle against BJP like anything. Every day BJP is knocking our door through ED and CBI. They think all the people are corrupt. ठीक है आलोक भाई, आपने जोड़ने की बात कही थी, लेकिन पहले ही दिन शुभ मुहूर्त में ही टूटने लगा मामला। ऐसा क्यों? देखिए, मैंने तो दीपक भाई शुरू में ही कहा। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, कुछ ही तो ऑप्शन है आपके पास। आपने उनमें से भी 3 को निकाल दिया, बचा कौन गुरुवर, ये तो बताइए। आपने आप निकाल दी, आपने टीएमसी निकाल दी, आपने बीआरएस निकाल दी। देखिए हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। अभी हमारा यूपीए पूरा इंटैक्ट है, और वो यूपीए 2 की सरकार में नहीं थी। और पूरी तरह से मैंने जो कहा था कि ये लोग बीजेपी की बी टीम है, ये लोग बीजेपी से नहीं लड़ते हैं, कांग्रेस से लड़ते हैं। इनको लगता है कि अगर कांग्रेस मजबूत हो गई तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। ममता जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरी बड़ी बहन है, कांग्रेस से इतनी एलर्जी थी तो 2011 में साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ा था? हमारे तो 43 एमएलए थे, 7 मंत्री थे, क्या था वो? लेकिन जिस तरह से तमाम आपने भी वही नीतियां अपनाई जो बीजेपी अपनाती है, हमें साथ छोड़ना पड़ा। और इस चुनाव में भी उन्होंने भरसक कोशिश की। मैं संख्या बता देता हूं कि कितने सीटों को देने के लिए उन्होंने ऑफर दिया। 4 राउंड की बातचीत हुई, हमने ठुकराया ऑफर को, क्योंकि आप परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के साथ खड़े हुए, और बीजेपी उनको कहीं ना कहीं फायदा देती है। अभिषेक बनर्जी के मुद्दे पे हो, शारदा हो, नारदा हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिल्कुल पूरा याराना जो है वो गहरा लगता है। अब मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने पोखरण के बारे में कही, गलत संदेश गया संधांशु भाई। हमने ये नहीं कहा कि आपने क्यों किया, हमने ये कहा कि ऑलरेडी जब पोखरण में परीक्षण परमाणु का हो चुका है, और उसके बाद तो बहुत परीक्षण हुए, आप जिस तरह से ग्लोरीफाई कर रहे थे, हमने उसका ऑब्जेक्शन किया कि 73 के 74 के बाद भी तमाम देशों ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए कि आप परमाणु शक्ति बन रहे हैं, और आप परमाणु शक्ति बनेंगे तो ये प्रतिबंध है। और सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाला फ्रांस था, जिसने D2O और तमाम सप्लाई हमारी हैवी वाटर की बंद कर दी थी। हमने केवल राष्ट्र को ध्यान में रख के कहा कि आप लोगों की जो आदत है कि केवल दिखावा करो,
परमाणु परीक्षण पहले ही हो चुका है, इससे देश को नुकसान होगा। और उसके अलावा तो तमाम परमाणु क्षेत्र में हमने काम किए हैं। मैं ये याद दिलाना चाह रहा था। अब आप आगे बताएं दीपक जी। ठीक है, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछता हूं कि गठबंधन में तो हमने देख लिया, सुधांशु मैं आ रहा हूं, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे ये समझना चाहता हूं कि भाई गठबंधन में देख लिया कौन आ सकते हैं साथ में, आपका सवाल का जवाब दे दूं, फिर गठबंधन पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए सुधांशु जी, मैं इस फैक्ट पे जवाब दे दूं, फिर आलोक जी हम दोनों लोग गठबंधन पे बात कर लेंगे, दर्शकों को बेहतर समझ में आएगा। इन्होंने पोखरण की बात कही, सिर्फ दो फैक्ट सामने रख देना चाहता हूं। जब 1974 में भारत ने परमाणु विस्फोट किया तो भारत के अनाउंसमेंट करने से पहले अमेरिका रूस दोनों ने बता दिया था। जब 1998 में अटल जी की सरकार ने किया तो जब तक 3 बजे भारत ने नहीं बताया तब तक किसी को नहीं पता था। और 74 और 98 में अंतर जानते क्या था? अरे जनाब, कोई प्रतिबंध नहीं था, दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी, 2 दादा थे, एक दादा आपकी पीठ पे हाथ धरे बैठा था, चिंता मत करना बेटा, हम हैं, हमारा तो सारा व्यापार रशियन ब्लॉक के साथ चल रहा था, डिफेंस का भी चल रहा था, वेस्टर्न ब्लॉक के साथ कोई होता हो 70 से पहले व्यापार तो बता दीजिए। जब हमने किया तो दुनिया में एक ही दादा था, एक ही बाहुबली देश था, और उसके खिलाफ हमने जाके किया। और मैं विनम्रता से कह दूं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हमको वेवर मिला 98 के बाद, 74 के बाद नहीं मिला। और 74 में भी कैसे हुआ था, मैं छोटा सा इसमें ऐड कर देता हूं। दर्शकों से कहना चाहता हूं, मित्रोकिन्स आर्काइव KGB एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 जाके पढ़ लीजिए तो यह समझ में आ जाएगा कि वो परमाणु विस्फोट कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किसने करवाया था और उसकी वास्तविक शक्ति क्या थी। ये दर्शक अपने विवेक से अध्ययन करके देख सकते हैं। जैसे लाइटर नोट पे कहना चाहूंगा सुधांशु भाई, आप साइंस के प्रोफेसर हैं, मुझे बेहतर तो आप इतिहास पढ़ाते हुए लगते हैं, क्यों आलोक भाई? छोटा सा मैं केवल ये कहना नहीं, ये इतिहास की बात नहीं, वर्तमान की बात है। 2006 की किताब है जो मैं कोट कर रहा हूं। एक मिनट सुने ना, उस समय पर 74 में देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था, 71 की लड़ाई लड़कर हम हटे थे, क्या हालत थी हमारी, उसके बावजूद हमने हिम्मत दिखाई थी। 98 तक आते आते, अटल जी के समय तक आते आते तो ग्लोबलाइजेशन बहुत आगे बढ़ गया था, देश की अर्थव्यवस्था बहुत काबू आ चुकी थी। और एक बार जब परमाणु परीक्षण हो जाए और दोबारा क्या होगा, वो उसका कौन सा रूप होगा, पहला जो परमाणु परीक्षण था वो इंपॉर्टेंट था। 74 से 98 तक बहुत से देशों ने इस तरह के विस्फोट कर लिए थे और उसमें पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं शामिल था, चाहे उसने दिखाया नहीं हो। मैं समझता हूं कि इन तथ्यों को देखते हुए इंदिरा जी जितना स्ट्रांग लीडर ना आया है कोई और ना आएगा। मैं तो कहूंगा कांग्रेस में भी इतने स्ट्रांग लीडर बहुत कम आए होंगे जिन्होंने इस मुखरता से देश को आगे बढ़ाया। अब आगे बताता हूं मैं, ये कूटनीति थी। 71 में रशिया के साथ एक एग्रीमेंट हुआ फॉर्मर USSR के साथ, और 20 साल का हुआ 1991 तक का, 91 तक का। वो इंदिरा गांधी जी ने किया कि अगर कोई भी तीसरा देश हस्तक्षेप करेगा भारत पाकिस्तान के बीच में तो रशिया उसमें मदद करेगा। ठीक है, और यही कारण था कि हम भारत की सेनाएं जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर पाई। ये कूटनीति थी, मोदी जी की तरफ चाइना को क्लीन चिट नहीं दिया हमने कभी। मैं अपना एक सवाल पूछता हूं और वो सवाल बड़ा सीधा है, और वो सवाल ये है सुधांशु भाई, एक एक करके जवाब लूंगा, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। गठबंधन तो गया, वैसे आलोक जी बोल चुके हैं, वो बता चुके हैं किस किस के साथ नहीं करेंगे, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया है। तो आलोक भाई, मेरी शुभकामनाएं गठबंधन के लिए, अच्छा बनाए, बड़ा बनाए, अच्छा चुनाव हो तो हम जैसे पत्रकारों को भी मजा आएगा कि देखिए भाई चुनाव में जो है कांटे की टक्कर चल रही है। वैसे हर चुनाव कांटे की टक्कर होता है मेरे हिसाब से। मैं सीधे आपसे एक बात पूछता हूं और मेरा सवाल यह है, जो दिखता है वो बिकता है भाई। इतिहास तो सुधांशु जी भी अच्छा पढ़ा देते, आप भी अच्छा पढ़ा देते। आपका 9 साल से सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव है, महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी को आपने मुद्दा बनाया 2019 में, नहीं, आपने बनाया चौकीदार चोर है। और अब पूरी भारत जोड़ो यात्रा, चूंकि जो दिखता है वो बिकता है, दिख रहे थे राहुल गांधी जी, बिल्कुल आ रहा था, उनकी तारीफ हो रही थी और अभी भी तारीफ हो रही है कि राहुल गांधी जी इतना बड़ा काम किया, लेकिन क्या विमर्श देंगे 2024 के चुनाव में? गठबंधन तो ठीक है, नारा क्या होगा, किस मुद्दे को एम्फेसिस करेंगे, ये क्यों अभी तक क्लैरिटी के साथ नहीं है? देखिए, मुझे लगता है अभी लगभग 1.5 वर्ष पड़ा हुआ है, 1 साल 5 महीने के करीब। तमाम मुद्दे हैं, बिल्कुल जीरो बटा सन्नाटा विदेश नीति है। पाकिस्तान आज रशिया के साथ डिफेंस एक्सरसाइजेस कर रहा है, चाइना हमारे घर में घुस के बैठा है, आज तमाम पड़ोसी देश हमसे दूर हैं। जीरो बटा सन्नाटा विदेश नीति है। अर्थनीति का बैंड बजा दिया है और उसका जीता जागता उदाहरण यह है
कि आज एक छोटी सी जांच कराने से, जेपीसी कराने से सरकार भाग रही है, क्योंकि पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। सामाजिक नीति पूरा देश देख रहा है। दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर 2 लोगों को, 2 भारतीय नागरिकों को जिंदा जला दिया गया है और एक भी व्यक्ति अभी तक अरेस्ट नहीं होता है। सामाजिक नीति कहां तक इन्होंने पहुंचा दी है, कितनी गहरी खाइयां कर दी हैं। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, गुमशुदगी की रिपोर्ट आपके सरकार के अंडर में लिखी गई है। भरतपुर में आप जिन 2 लोगों को जलाने की बात कर रहे हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट आप क्या लिखी गई है राजस्थान के अंदर? ये राजस्थान पुलिस का काम था आलोक भाई। मैं सिर्फ आपको 20 सेकंड और दे सकता हूं। मुझे सुधांशु जी से एक बहुत मुद्दे का सवाल पूछना। छोटी सी बात, मैं इसी पर उत्तर दे देता हूं। भरतपुर से जहां नूह का बॉर्डर शुरू होता है वो 60 किलोमीटर है और वहां से भिवानी 100 किलोमीटर। 160 किलोमीटर दूर जाकर 2 लोग जिंदा जले और आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहा है गुमशुदगी की रिपोर्ट वहां लिखी गई थी। उनका घर वहां है इसलिए लिखी गई, लेकिन क्या कोई व्यक्ति हरियाणा से कोई गुंडा उठाएगा और राजस्थान में जाकर उसको जला देगा तो राजस्थान की जिम्मेवारी ज्यादा होगी। चलिए ठीक है, ज्यादा जिम्मेवारी आपके सोचिएगा इस पर। ठीक है। मैं सीधे एक सवाल करता हूं सुधांशु जी, और बड़ा तीखा और सीधा सवाल है। हमने तमाम मुद्दों की बात कर ली, लेकिन आलोक जी जो आरोप लगाते हैं उसके ऊपर क्या कहेंगे? आपका हर नैरेटिव जो है घूम फिर के हिंदू मुस्लिम पर आ जाता है, ऐसा क्यों? बीजेपी का, आपका नहीं, बात करना चाहता हूं आपकी पार्टी का। फिर कैसी मैं फिर एक बात करना चाहता हूं। कैसी बात कह दी? मतलब कह रहे हैं कि वहां घर था तो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई। इसका मतलब यह बात राजस्थान सरकार हत्या नहीं मान रही है, गुमशुदगी मान रही है। तो अजीब बात है। सरकार, पुलिस कागज पे कहीं गुमशुदगी है, प्रवक्ता आके कहेंगे यहां हत्या है और उस पे सरकार ने नहीं लिखवाई है, उनके घर वाले लोगों ने लिखवाई। हिंदू मुस्लिम नैरेटिव का मुद्दा है भाई। दीपक जी, यही एफआईआर कौन लिखवाता है? सरकार लिखवाती है क्या? हम परिवार लिखवाता है। परिवार ने कहा मेरे यहां से गुमशुदा। इसका मतलब अच्छा चलिए, इसमें टेक्निकली कहां गलत है? बिल्कुल सही है। देखिए साहब, जहां मृत्यु हुई, जहां जिंदा जलाया, वहां अभी तक 302 का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? सवाल ये। अच्छा चलिए, भिवानी में। अच्छा सुनिए दीपक जी, आप देखिए कितनी क्यों नहीं हुआ, इसका उत्तर दीजिए। विडंबनापूर्ण बात कह रहे हैं। यानी परिवार ये कह रहा है कि गुमशुदगी है, मगर कांग्रेस कह रही है हत्या है। अजब तर्क देते हैं अपने बचाव में। नहीं, वो तो जिंदा है, दोनों घूम रहे थे। परिवार गलत बोल रहा है और आप लाल किले पे घूम रहे थे दोनों, अभी देख के आए होंगे आप। ऐसा गजब है। आपकी पुलिस कह रही है कि मर गए वो दोनों, जिंदा जला दिया उनको दोनों। 5000 लोग दिल्ली में जला दिए गए। गजब है भाई। बोलिए मान्यवर, कैसी बात कर रहे हैं? अब उस पर चले जाएंगे प्लीज। अभी मैं 2002 के दंगों की बात करूंगा तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बंद कर, बीबीसी के यहाँ पर छापे पोस्ट पड़वा दिया। 5000 सिखों को, और वो लोग जलवाए जलाल से मंत्री रहे थे राजीव जी की कैबिनेट में, और 5 लाख हमने तो क्षमा मांगी कि गलत हुआ, और उसमें आरएसएस के लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व भगा दिया गया था। तमाम आरएसएस के लोग अरेस्ट हुए 84 के दंगों में, हुए कि नहीं हुए? सरकार बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रही है। जो दोषी हो 2002 के खिलाफ कड़ी कार्रवाई मैं यही रुकूंगा, और इन्वेस्टिगेशन पूरा होने का इंतजार करना चाहिए। आपकी तरह राजनीति नहीं। मेरे 2 सवाल रह गए। लिखी जाएगी 20 जवान शहीद कहां हुए थे? ठीक है, एक दिन चाइना की भूमि थी, हमारी भूमि थी, आलोक शर्मा जी अपना टाइम बता दीजिएगा। एक दिन फिर तमाम मुद्दे, अभी तो बहस होनी शुरू हुई थी पर टाइम खत्म हो गया, क्या करें, वक्त की मजबूरी है।